नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय अकाल। मैं अब्दुल सत्तार और आप मेरे साथ देख रहे हैं ट्रथ विद अब्दुल। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं और अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल ट्रथ विद अब्दुल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे और क्राइम की जो स्टोरियां हम कवर करते हैं, जो स्टोरियां हम आप तक पहुंचाते हैं, उन तमाम स्टोरियों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। कहानी शुरू करता हूँ। आज की ये एक ऐसी कहानी है कि जब आप ये दर्दनाक कहानी सुनेंगे तो यकीनन आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि मुंबई, जिसको ख्वाबों का शहर कहा जाता है, जिसको सपनों की नगरी कहा जाता है, जहाँ एक बच्ची अपने ख्वाब, अपनी फैमिली के ख्वाब पूरे करने के लिए जाती है, लेकिन वहाँ से लौटती है उसकी लाश। वहाँ से वो मृत अपने शहर दिल्ली वापस आती है। तो क्या है इस कहानी का सार? क्या है ये कहानी? क्यों ये ऐसी कहानी बनी कि जब प्रीति राठी के बारे में मुल्क में पता चला कि उसने दम तोड़ दिया, तो पूरा मुल्क सदमे में था और पूरे मुल्क में लोग गम और गुस्से में थे और पूरे मुल्क के लोग चाहते थे कि दोषी को फांसी के फंदे पर लटकाया जाए। लेकिन वक्त गुजरा और फांसी की सजा को टालकर उम्र कैद में तब्दील कर दिया। कहानी शुरू करते हैं। बात 2 मई 2013 की है, जब दिल्ली के निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से एक लड़की अपने ख्वाब पूरे करने के लिए अपनी फैमिली के, अपने मम्मी पापा और अपनी आंटी के साथ मुंबई के लिए एक ट्रेन में सवार होती है। उसके बहुत सारे ख्वाब थे। अपने सपने पूरे करने के लिए मुंबई जाने वाली ये लड़की कोई मामूली लड़की नहीं थी। इस लड़की का नाम प्रीति राठी था, जो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी, जो स्कूल में हमेशा टॉप किया करती थी और जिसका ख्वाब आगे चलकर बहुत बड़ा डॉक्टर बनना था। और उसने बीएमएस की डिग्री हासिल की और उसके बाद कुछ एग्ज़ाम दिए और नौसेना में नर्स के लिए इसने क्वालिफाई कर लिया। और इसकी अपनी ड्यूटी को ज्वाइन करने के लिए जब ये मुंबई की तरफ जा रही थी, मुंबई में किसी जगह इसकी पोस्टिंग होनी थी। प्रीति राठी चूंकि यंग थी, कभी दिल्ली से बाहर नहीं गई थी, कभी अकेले सफ़र नहीं किया था, तो इसको ड्रॉप करने के लिए, इसको इसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए इसकी फैमिली से इसकी मम्मी, इसके पापा, इसकी आंटी इसके साथ निज़ामुद्दीन से मुंबई तक इसको रवाना करने के लिए जाते हैं। जैसे ही ये मुंबई के लिए ट्रेन में सवार होती है, जिस बोगी में, जिस स्लीपर डिब्बे में इनका टिकट होता है, उसी डिब्बे में एक और नौजवान सफ़र के लिए चढ़ता है और उस अपने चेहरे को वो ढक के रखता है। पूरे सफ़र वो अजीब तरीके से इसको ताक रहा था और ये भी समझ रही थी कि शायद कोई अनहोनी होने वाली है। कई बार वो मौका ताक कर इस पे एसिड फेंकने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार ट्रेन में भीड़ होने की वजह से वो नाकाम हो जाता है। लेकिन जैसे ही ये सफ़र अगली सुबह 2 मई 2013 को सुबह 8:15 पर जब ये ट्रेन मुंबई टर्मिनल में पहुंचती है और प्रीति राठी अपना ये सफ़र पूरा करके मुंबई अपनी मंजिल की तरफ पैदल रेलवे स्टेशन से लौट रही होती है, तो वो अपनी फैमिली से चंद कदम पीछे रह जाती है। और जब अपने मम्मी पापा को देखती है, तो वो देखती है कि वो उससे 10-5 कदम आगे हैं। जब वो थोड़ा सा तेज़ी की तरफ चलने की कोशिश करती है, तो कोई शख्स उसके कंधे पे हाथ रख लेता है और वो बिल्कुल हैरान और परेशान हो जाती है। और जैसे ही वो पीछे मुड़कर उस शख्स की तरफ देखती है, तो वो बहुत तेज़ी के साथ एक डिब्बा खोलता है जिसमें एसिड होता है और वो फ़ौरन प्रीति राठी के मुंह पे डाल देता है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है कि बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन जब तक वहाँ पे भीड़ इकट्ठी होती, उसका चेहरा पूरी तरह से झुलस चुका था और उसका पूरा चेहरा, ये समझ लिए कि उसमें आग की तरह कुछ फुहारे निकल रहे थे, धुआं निकल रहा था। और वो पूरी तरीके से जब उसकी फैमिली के लोग उसके पास आते हैं, वो झुलस चुकी होती है। चंद नौजवान, जिनमें समीर शेख, सलमान शेख और एक नौजवान और होता है अहमद शेख, वो उस नौजवान का थोड़ा पीछा करते हैं ताकि उसको पकड़ा जा सके, लेकिन वो पकड़ा नहीं जाता और वो लोगों की गिरफ्त से बाहर कहीं छुप जाता है वहाँ से। और आनन फानन में प्रीति राठी को उठाकर हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जैसे ही इसको हॉस्पिटल
जिसमें ले जाया जाता है। इसकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होती है, आँखें पूरी तरीके से झुलस चुकी होती हैं, चेहरा पूरी तरीके से झुलस चुका होता है। तो ज़्यादा दूर ले जाने का चूँकि उस वक़्त मौका नहीं था, तो आनन-फानन में पास के गुरु नानक हॉस्पिटल में ले जाकर जब इसको एडमिट कराया जाता है, तो डॉक्टर्स इसको देखकर परेशान हो जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, और जब डॉक्टर्स को वाक़या सुनाया जाता है, तो वाक़ई उनकी आँखों में भी आँसू निकल जाते हैं कि एक बेटी जो इतना बड़ा ख्वाब लेकर नौसेना के लिए जिसने क्वालीफाई किया और वो अपनी पहली पोस्टिंग के लिए मुंबई आती है सपनों के शहर में, लेकिन यहाँ उसके सपने पूरे होने से पहले, अपनी पहली पोस्टिंग ज्वाइन करने से पहले ही उसके चेहरे पर एसिड का अटैक किसने कर दिया। यकीनन पुलिस के लिए भी ये एक रहस्यमय मामला था कि पुलिस इस एक तरफ से इन्वेस्टिगेट शुरू कर देती है, मामले को जांच करना शुरू कर देती है, सीसीटीवी फुटेज खंगालना पुलिस शुरू कर देती है, लेकिन वक्त गुजरता जाता है और प्रीति राठी की हालत में किसी भी तरीके का कोई सुधार नहीं आता। वक्त गुजरता है लेकिन प्रीति राठी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है। जब पुलिस उसके पास से पूछने के लिए आती है कि क्या तुम उस शख्स को पहचान सकती हो, उस शख्स को जान सकती हो, तो प्रीति राठी का एक ही जवाब होता है कि क्यों मुझ पे ऐसा अटैक किया गया, क्यों मुझ पे तेजाब एसिड फेंका गया, मेरी क्या गलती थी, मैंने किसी के साथ क्या बुरा किया था। उस बच्ची को कुछ भी नहीं पता था कि उसके साथ किसने ये हादसा कैसे उसके साथ पेश आया है, और वो इस हालत में भी नहीं होती कि वो सही तरीके से बोल पाए। इसलिए वक्त गुजरने के साथ जब उसकी हालत ख़राब होती है, उसे वहाँ से किसी अच्छे बड़े हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, और पुलिस अपनी जांच में जब तेज़ी लाती है, तो पुलिस को किसी तरीके का कोई क्लू नहीं मिलता कि इस मामले के पीछे किसका हाथ है, कौन है जिसने इसके ऊपर एसिड अटैक किया है, कौन है जिसने प्रीति राठी के चेहरे पे तेजाब फेंका है। वक्त गुजरने के साथ साथ पुलिस की मुश्किलें भी बढ़ती जाती हैं, और पुलिस पे प्रेशर होता है कि किसी भी तरीके से इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए। वक्त गुजरने के साथ पुलिस एक किसी नौजवान को गिरफ्तार करती है, और थोड़े दिन जब उससे पूछताछ की जाती है तो उस मामले में कुछ नहीं निकलता, और फैमिली जब अपने तौर से उस शख्स के बारे में पता लगाती है, तो पता चलता है कि जिस नौजवान को गिरफ्तार किया है वो 1 या 2 मई को रोहतक में था, वो मुंबई में था ही नहीं। ये भी कहीं न कहीं पुलिस की एक बहुत बड़ी नाकामी थी कि पुलिस ने किसी ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया था जो उस वक़्त मुंबई में था ही नहीं। फिर पुलिस बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, और पुलिस अपने तौर से, अपने तरीके से बहुत सारे मोबाइल्स जो प्रीति राठी के मोबाइल के आसपास थे उनको ट्रैक करने की कोशिश करती है, फिर भी पुलिस को कोई क्लू नहीं मिलता। वक्त गुजरने के साथ साथ प्रीति राठी 2 जून 2013 को, यानी 1 महीना जिंदगी से जंग लड़कर मौत की नींद सो जाती है, और वो दिन इस मुल्क के लिए बहुत अजीब दिन था कि मीडिया ने इसको बहुत कम उस वक्त कवर किया था। कहने वाले बताने वाले बताते हैं, मैंने जहाँ से ये न्यूज़ देखी है वहाँ से मुझे खबर मिली है कि मीडिया ने इसको बहुत कम इसको कवर किया था, और फिर आनन फानन में उसकी बॉडी को पुलिस भी जल्दबाजी करती है कि इसका अंतिम संस्कार किया जाए। लेकिन जैसे ही प्रीति राठी की बॉडी उसके गांव पहुंचती है, उसके शहर दिल्ली में पहुंचती है, तो पूरे दिल्ली में शोक होता है, और लोग सड़कों पर निकल पड़ते हैं, और लोग उसकी बॉडी को किसी जगह रोड पे रखकर रोष प्रदर्शन करते हैं, और कहते हैं कि जब तक कातिल पकड़े नहीं जाएंगे, जब तक उनको सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाया जाएगा, इसका अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। वक्त गुजरता है और पुलिस किसी तरीके से इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए मुंबई की क्राइम ब्रांच को सौंपती है, और प्रीति राठी का अंतिम संस्कार 5 जून 2013 को कर दिया जाता है। जैसे ही मुंबई क्राइम ब्रांच को ये जांच सौंपी जाती है, तो मुंबई क्राइम ब्रांच सबसे पहले प्रीति राठी के घर पहुंचती है, और वहां से कुछ चीज़ें, उसकी बुक्स, उसकी डिक्शनरीज, उसकी डायरीज, इस तरीके की चीज़ों को देखकर मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम कुछ क्लू खंगालने की कोशिश करती है, कुछ सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करती है, लेकिन उनके कुछ हाथ नहीं लगता। फिर मुंबई की क्राइम ब्रांच की टीम उस इलाके में, जिस इलाके से प्रीति राठी बिलोंग करती थी, वहाँ के आसपास की उसकी सहेलियों से, उसके दोस्तों से मिलने की कोशिश करती है, उनसे कुछ बातें पूछने की कोशिश करती है, और फिर मुंबई पुलिस को एक सुराग मिलता है कि एक नौजवान है जिसका नाम है अंकुर।
अंकुर इसको पढ़ाई के टाइम से ही परेशान करता था और वो इस पे दबाव बनाता था कि तुम मेरे साथ शादी करो, और प्रीति राठी इसको बार बार मना करती थी। प्रीति राठी इसके साथ रिलेशन में रहना नहीं चाहती थी, लेकिन ये प्रीति राठी के साथ बार बार जब जबरदस्ती करता था तो प्रीति राठी इसको बार बार इससे मना करती थी और प्रीति राठी इसके साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती थी। वक्त गुजरा और पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया, और थोड़े दिनों के बाद जैसे ही उसको मुंबई ले जाया गया और उससे पूछताछ की गई, उसने सारी की सारी चीज़ें कबूल कर ली। और उसके कबूल करने की एक वजह ये भी थी कि जिन नौजवानों ने उसको हमला करते हुए देखा था, जिनमें समीर शेख है, सलमान शेख है, उन्होंने उसको पहचान लिया था। और सीसीटीवी फुटेज में वो इसलिए नहीं आया था कि उसने हुड्डी पहनी हुई थी और चेहरे को पूरी तरीके से ढांपा हुआ था, तो उसकी चाल से और उसके चलने की जो रफ्तार थी और जो उसका तरीका था, पुलिस एक बार उसको भी परेड के जरिए से ट्राई करने की कोशिश करती है और समीर और सलमान को मौके पे बुलाया जाता है और वो भी पहचान लेते हैं कि यही वो शख्स है जिसने प्रीति राठी पे एसिड डाला था। वक्त गुजरा और 2016 में जब इस मामले में सेशन कोर्ट ने फांसी की सज़ा सुनाई और अंकुर को फांसी के फंदे पर लटकने में जब 1 महीना था, फिर उन्होंने बम्बे हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया और बम्बे हाई कोर्ट ने फांसी की सज़ा पर रोक लगाकर अंकुर को उम्र कैद की सज़ा सुना दी। लेकिन इसमें एक अजीब बात यह भी है कि अंकुर को इस बात का बिल्कुल भी मलाल नहीं है कि उसने प्रीति राठी के ऊपर एसिड अटैक किया है। वो जब भी कोर्ट में आता है, हंसता हुआ आता है, मुस्कुराता हुआ आता है, और उसे इस बात का बिल्कुल किसी तरीके का कोई सदमा नहीं है। लेकिन ये हमारे मुल्क का कानून है कि 2007 के बाद 20 ऐसे मामले हैं जिनमें फांसी की सज़ा हुई और उनको फांसी नहीं दी गई और उनको उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। तो आज की इस कहानी में इतना ही कि प्रीति राठी अपनी ज़िंदगी की जंग हार गई है। उसकी फैमिली आज भी उस कातिल को फांसी के फंदे पर देखना चाहती है, लेकिन हमारे मुल्क का कानून है कि उसको फांसी की बजाय उम्र कैद की जो सज़ा है वो दे दी गई है। और अंकुर पवार आज भी सलाखों के पीछे है, और प्रीति राठी जिसके ख्वाब था कि नौसेना में भर्ती होकर उसे मुल्क की सेवाएं करनी थी, वो मुल्क की सेवा नहीं कर सकी और एक ऐसे दरिंदे की वजह से वो अपनी ज़िंदगी की जंग हार गई, जिसके लिए वो बनी नहीं थी, जिसके साथ वो रिलेशन में, जिसके साथ वो ज़िंदगी गुजारना नहीं चाहती थी। इस कहानी से हमें यही एक सीख मिलती